भारतीय इतिहास में 8वीं से 12वीं सदी को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में 8वीं से 12वीं सदी ना अंधकार युग। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू अधिकारी है, हेमू अधिकारी है ना। लेकिन आप लोग थोड़ा सा और पहले आएंगे तो हर्षवर्धन। उत्तर भारत का अंतिम महान शासक कौन था? हिंदू उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक हर्षवर्धन ना। उत्तर भारत का अंतिम महान शासक हर्षवर्धन था। और हर्षवर्धन प्रयाग में अपनी पूरी संपत्ति प्रत्येक 12 वर्षों में आकर दान कर देता था। इतना महान था वो। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर, नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ऐसा सुनने को मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय ने, पहले के राजा एक दूसरे को हराते थे तो कुछ राजा गोदना गोदवा देते थे। पुलकेशिन विजय, पुलकेशिन विजय। हर्षवर्धन के समय में ही एक शशांक राजा हुआ, गौड़ राजवंशी है, गौड़ राजवंशी है। शशांक ने महाबोधि वृक्ष को कटवाया था। गया में जो महाबोधि वृक्ष है उसे कटवाने वाला राजा कौन था? शशांक। और हर्षवर्धन का बहन का नाम कोई जानता है? हाँ बोलो। राजश्री। राजश्री को लेकर शशांक भाग गया था। जानते हैं कि नहीं आप लोग? ये हिस्ट्री की कहानियां बड़ा मजेदार है। देखो भारत में जो भी चीजें हुई हैं, आप लोग जयचंद का नाम सुने होंगे। मैं आज जयचंद से कहानी शुरू करता हूं। आज भी भारत में बहुत सारे जयचंद हैं और उन्हीं जयचंदों में से एक हमारा राहुल गांधी भी है। जब भारत चीन से युद्ध के बॉर्डर पे खड़ा था तो ये राहुल गांधी चीन के प्रतिनिधियों से मीटिंग कर रहे थे। सोच लीजिए, दुश्मन से बात करना। ऐसे जयचंद हमेशा मेरे देश में रहे। जयचंद अर्थात कुलघातक, कुलबोरन। जयचंद मतलब कुलबोरन, जो अपना पर्सनल फायदे के लिए अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को नीचा दिखाए, धोखा दे, उसे जयचंद या कुलबोरन कहा जाता है। जयचंद की कहानियां आपने सुना है तो जयचंद पे जो दाग लगा है, ठीक है, जो इतिहासकारों ने कहा या हमने जो भी कहा, लेकिन जयचंद की जो बहन थी संयोगिता, नाम सुने आप लोग? उसे स्वयंवर से उठाकर पृथ्वीराज चौहान ले गए थे। जो कहानी महाभारत में हुई थी वही कहानी दोहराया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। क्योंकि इस धरती पर राजा दशरथ के बाद शब्दभेदी बाण चलाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान, शब्दभेदी बाण चलाने की कला। इसीलिए कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर गोरी के सामने लाया गया तो उसे पता चला कि ये क्या क्या करता है, ये शब्दभेदी बाण चलाता है। तो वो बोला कि मैं देखना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान का जो राज्य कवि था चंद्रबरदाई, कौन था? चंद्रबरदाई। उसी ने पृथ्वीराज रासो लिखा। जब वो गद्दी पर बैठा तो बोला कि घंटा बजाना होगा तब हम। तीर कमान मिला, घंटा लगा और कवि भी साथ में था। जब घंटा बजा तो कवि कान में बोलता है, 4 बांस 14 गजा, 4 बांस 14 गजा, अंगुल अष्ट प्रमाण, एटे पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इतना कहते हैं, घूम के तुरंत मार दिया ना, तुरंत आंखों पे पट्टी बांधो, उससे क्या होने वाला है? वो तो शब्दों पे बाण चलाता है ना। उसने क्या बोला? 4 बांस 14 गजा, अंगुल अष्ट प्रमाण, एटे पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो पृथ्वीराज की कहानियां हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ सच भी है, कुछ किदवंतियां भी है। मैं पूरी का पूरा सच नहीं कर सकता, लेकिन जयचंद को गलत लोग साबित करते हैं। क्या जो कहता है कि जयचंद गलत था, जो कहता है उसकी बहन को लेकर कोई भाग जाए तो क्या करेगा? वो नहीं बदला लेगा क्या? स्वयंवर रचा था, आप नहीं जाते, अपने कला को प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को दिखाते, हो सकता है वो अपनी को चुन लेती। स्वयंवर उसका अधिकार था। तो जो काम भीष्म पितामह ने किया था अंबा अंबे अंबालिका के साथ,
जो काम भीष्म पितामह ने किया, उनको तो शादी करना नहीं था, अपने छोटे भाइयों के लिए, 2 भाइयों के लिए 3 कन्याओं का हरण किया। बाद में महाभारत हुआ। तो भारतीय इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल कहलाता है। क्या कहलाता है? राजपूत काल। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई ये कभी मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, अगले क्लास में, अगले एपिसोड में आप लोग को दे दूंगा। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर तो जरूर करिए, और कमेंट भी करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा बेहतर फीलिंग होती है। आज हम पढ़ेंगे मेडाइवल, भारत के मेडाइवल वंशों के बारे में। गुल खिलातो, सैयद लोधी अर्थात गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इनसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। बस मैं उतना ही आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा अभी। मान के चलिए कि बस क्वेश्चन टाइप आप लोग को करा रहा हूं। पानीपत और तराइन का युद्ध खत्म होने के बाद 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश की स्थापना होती है। ये क्वेश्चन आएगा, कौन वंश पहले, कौन वंश बाद में, आप लोग देख लीजिए। तो गुलाम पहले, खिलजी बाद में, तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, या किसी भी तरह से आप लोग आगे पीछे आप लोग समझ रहे हैं। 1206 यहां याद कर लीजिए, ये 1206 से ये 1526 के बीच की कहानी है। 1206 से 1526 यानी कुल मिलाकर 320 वर्ष, 320 वर्षों की कहानी है। ये कहानी कहां? पानीपत के कौन सा युद्ध? दूसरा। 1526 में कौन हुआ है? दूसरा ना, पहला। 1526 में पहला युद्ध, 56 में दूसरा, और अंतिम जो हुआ है वो 61 में हुआ। तो तराइन और चंदावर का युद्ध खत्म होने के बाद, तराइन और चंदावर के युद्ध 1191, 1192, 1194 ना, तराइन का पहले, उसके बाद चंदावर का। तो तराइन के पहले युद्ध में कौन विजेता था? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन भारत के इतिहास में यह बताया गया है कि भारत के लोग रह रह के सो जाते हैं, क्योंकि भारत में दुश्मनों को माफ करना नहीं सिखाया गया। ये कायरता बहुत बाद में आ गई। दुश्मन उसे माफ किया जाता है कि जो माफी के लायक हो, जो युद्ध के नियत से चढ़ाई किया है उसका गर्दन काट कर रख लेना चाहिए। खासकर विधर्मियों को, खासकर विधर्मियों को, गैर सनातनियों का गर्दन काट कर रख लिया गया होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। उन्हें माफ जो किया गया तो भारत पर बार बार चढ़ाई करते रहे। अगर भारत के राजा जब भी हराए तबे गर्दन काट कर रख लिए होते तो फिर बाद में दोबारा कोई भारत की तरफ देखने के भी हिम्मत नहीं करते। तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश का एक अन्य नाम है मामलुक वंश। मामलुक वंश याद करेंगे आप लोग इसे भी। गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक किसका गुलाम था? गोरी का ना। गोरी किसका गुलाम था? गजनी का। सब गुलाम थे। सुबुक्तगीन का नाम सुने हैं आप लोग? वो उसका गुलाम था। सब गुलाम बनते हुए चले गए। तो गुलाम वंश इसीलिए इसे कहा जाए। 1206 में इसकी स्थापना होती है। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है ना, और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में 2.5 दिन की झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। 2.5 दिन की झोपड़ा और कुतुब मीनार। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो सरस्वती मंदिर है, एक जैन मंदिर है ना, और कुतुब मीनार भी कोई कुतुब मीनार नहीं है, वो पहले से था, उस पर इन्होंने मीनार बनवाया और इसके बाद में भी फिर मीनार उस पर बनाया गया। आप जाएंगे कुतुब मीनार पर तो पढ़ेंगे तो उसके पूरा हिस्ट्री डिटेल समझ में आएगी। इन लोगों ने क्यों? इनके इतिहास पर शक होने के कारण है कि ये लोग अरबी हैं। अरब में कहीं मड़ई तक नहीं है, कोई व्यवस्था तक नहीं है, न रहने का घर न सोने का बिस्तर है। भारत में आते हैं तो ये लोग महले खड़ा कर देंगे। ये गधा लादने वाले थे,
ये गधेड़े गधा लागने वाले हैं। भारत के आपसी फूट का फायदा उठाए। अगर जयचंद नहीं होता तो इनकी स्थापना भी नहीं होती। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में पहली बार दिल्ली के शासन पर मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना 1206 ईस्वी में करता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हो और क्या बोला जाता है? ये लाख बख्श कहलाता है। लाख दिनार ये दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि ये पोलो या चौगान खेलते वक्त लाहौर में घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। और कहीं कहीं इतिहासकारों ने यह बोला है कि वही घोड़ा था जो पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा था, इसे पटक्कर मार दिया ना, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। तो यह विवाद का विषय है, बाद में समझा जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसके राजगद्दी को संभालने वाला था एक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी राज्यकाज को चलाया। उसके बाद आई रजिया। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली मुस्लिम सुल्तान लेडीज रजिया सुल्तान है, रजिया बेगम। अरे रजिया बेगम के बारे में जरा पढ़िएगा आप लोग। रजिया ने शादी अल्तुनिया से किया था। अल्तुनिया घोड़े का सेवादार था ना। अरे भाई, दिल है किसी पर भी आ जाएगी, दिल है किसी पर भी आ जाएगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अंगूर लंगूर ही खाते हैं और अच्छे फलों में कीड़ा जरूर लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि उन्हें घमंड होता है, अच्छे को घमंड होता है, स्वाभिमान नहीं होता है, घमंड। तो या तो उसमें कीड़ा लगेगा या अंगूर होगा तो लंगूर ले जाएगा। ये अक्सर ऐसा होता है, वो घमंड में ऐसा करते हैं। तो ये रजिया भी वही थी। रजिया को कोई और ना मिला तो वो उसका घोड़े का सेवादार था। जब घोड़े पर बैठती थी तो हाथ अपना देता था, उसी के हाथ पर पांव रख के घोड़े पर चढ़ती थी, घोड़ा सिखाता था वो। वहीं से उसे उसको प्रेम हो गया था। वही अल्तुनिया था। अंत में इन दोनों की मृत्यु कैथल के समीप, कैथल हरियाणा में एक जगह है, कैथल में डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। जब रजिया सुल्तान बनी थी तो जितने उलेमा और मौलाना थे उसका विरोध करते थे, क्योंकि वो कभी भी चेहरे को ढक कर नहीं आती थी। ये उल्टा सीधा काम करना पसंद नहीं करती थी। जो चीज जहां का है वहीं पसंद करती थी। ये कहती थी कि मुंह पर लगाने वाले चीज का नाम कुछ और देते हो और लगाने को कहोगे मुंह पर, तो मैं नहीं लगाऊंगी। ये नहीं लगाती थी। ये चेहरा को ढकना पसंद नहीं करती थी और बड़ा ये न्यायप्रिय शासक थी, न्याय करती थी। उसके बाद एक और बहुत कम समय के लिए एक शासक आया, बहराम शाह। एक शासक आया इसी वंश में, कौन था? बहराम शाह। उसके बाद इसका पतन हुआ गुलाम का, और फिर आया खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी ना। तो जलालुद्दीन खिलजी आए, ये इसमें क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जब जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था, आप लोग नाम सुने? आप लोग अलाउद्दीन खिलजी, जिसे सिकंदर शाही कहा जाता है। याद करेंगे आप लोग, मेरी बातों को याद करिएगा। सिकंदर शाही यानी दूसरा सिकंदर अपने आप को कहता था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बेहतरीन शासक था, भारत का बहुत बेहतरीन शासकों में से था। चित्तौड़गढ़ को उसने जीता था और पूरे भारत में वो अपना परचम लहरा रहा था। दक्षिण भारत जीतने का प्रयास करने का वो कोशिश किया ना। वहीं से एक अलाउद्दीन खिलजी ही, उसी के समय में एक हिजड़े का बड़ा नाम आता है, मलिक काफूर। ये इस्लामिक जो शासक होते थे ना, ये माइकल जैक्सन को भी फेल करते थे। इतने इंटरेस्टिंग होते थे। कभी स्त्री से प्रेम करते थे, कभी हिजड़े से प्रेम करते थे, कभी पुरुष से भी ये लोग प्रेम करने लगते थे। इनके पास ऐसी स्वीकृति थी, ऐसी स्वीकृति इनमें थी। माइकल जैक्सन के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो साल में 1-2 बार लिंग परिवर्तन कराता था, लेकिन ये लोग कब करा दे कोई गारंटी नहीं थी ना। ये कब करा दे कोई गारंटी नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा कौन था? जलालुद्दीन। आप लोग जौनपुर का नाम सुने हैं? जौनपुर का नाम, तो वो
पूरब विजय की ओर आया था। जब वापस जाने लगा तो जौनपुर में उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी गई और उसके बाद उसी के ब्लड से उनका भतीजा तिलक लिया और गर्दन से खून टपक रहा था और ताज उठा के अपने सर पे रख लिया। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जब लौट रहे थे तो 7 सुल्तानों का शासन देखने वाला व्यक्ति का नाम आप लोग जानते हैं, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया और बख्तियारुद्दीन काकी। अमीर खुसरो का नाम जानते हैं आप लोग? अमीर खुसरो भी 7 सुल्तानों को दिखाए और एक निजामुद्दीन औलिया। तो यही बोले थे निजामुद्दीन औलिया, हुनूस दिल्ली दूरस्त, हुनूस दिल्ली दूरस्त। दिल्ली अभी दूर है। ये सोचा कि अब दिल्ली जाएंगे, पूरब जीत कर निकल रहे हैं, दिल्ली बैठ के ऐसे आराम करेंगे। जौहनेपुर में लकड़ी के महल में गर्दन काट के अपने सर पे ताज रखा कर काम खत्म। चाचा आप चलो बचा कवाने दो। अलाउद्दीन खिलजी उसका गर्दन काट के खुद बन बैठा। देखिए ये इतिहास की कहानी है। अलाउद्दीन खिलजी प्रजा के लिए काम करता था ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली का नाम आप लोग सुने हैं? ये बहुत प्रसिद्ध चीज है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये किसका दिन है? अलाउद्दीन खिलजी का। पहली बार बाजार में ठग आज भी हैं, उस समय भी थे। तो ठगों से बचाने के लिए पहला बार प्रयास किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया था। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा प्रसिद्ध शासक रहा, इसीलिए उसी से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। एक और आता है उसके बाद जो वंश आएगा, तुगलक वंश। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक आया गया राम समझ लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन बनती है वो मोहम्मद बिन तुगलक। किससे बनती है? मोहम्मद बिन तुगलक। अब वैसे भी हम लोग को इनका इतिहास बहुत कम पढ़ना है ना, इस्लामिक इतिहास बहुत कम पढ़ना है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता था। क्या? पागल बादशाह। ये तांबा का दाम चलाया था, तांबा का दाम भी इसने चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक होली खेलने वाला बादशाह है। मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा उदार विचार का था, ये होली भी खेलता था। लेकिन नीतीश कुमार को आप लोग तभी अच्छी तरह से जानते हैं, ये नीतीश कुमार का पूर्ववर्ती भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक बैड लक था, लेकिन नीतीश कुमार गुड लक है। नीतीश कुमार गलती करके भी सही हो जाता है और ये सही करके भी गलत हो जाता था। इसने जब टैक्स बढ़ाया तो अकाल पड़ गया। 3 से 4 लाख सैनिकों को ये अरब जीतने हिमालय उस पर भेजा, सैनिक बर्फ में दब के मर गए। इसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया, फिर वहां पानी का संकट, फिर दौलताबाद से फिर राजधानी दिल्ली। इसीलिए इसे सनकी बादशाह, पागल बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक काम अच्छा किया, लेकिन लोग इसका साथ नहीं दे रहा। इसके मरने पर लेनपुल लिखता है, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। यही है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके लिए सबसे प्रसिद्ध बढ़िया क्वेश्चन बनता है विरोधाभासों का मिश्रण। विरोधाभासों का मिश्रण। बाकी चीजें आप लोग खुद देख सकते हो, आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो। मैं आज पहले ही बोल दिया, मैं सिर्फ फेमस क्वेश्चन इसमें से निकालकर आप लोग के बीच में डालूंगा। इसके बाद जो आता है, एक आएगा बलबन का नाम सुने हैं आप लोग? बचपन का नाम अली गुरशप है। बलबन भारत का एकमात्र शासक है जो नए प्रदेश जीतने का कोशिश नहीं किया। नए प्रदेश जीतने का कोशिश नहीं किया था। वो किस वंश? बलबन की शुरुआत कहां से होगी? सैयद। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था ना। कौन था? खिजर खां। तो वो यहां से चला गया, लेकिन उसके जगह पर बैठा कौन? बलबन। और बलबन उसके बेटे को, शाहरुख को कुछ न कुछ रकम यहां से भेजा करता था। बलबन बहुत बेहतर शासक था। औरंगजेब और बलबन ये मात्र 2 ही शासक हैं भारतीय इतिहास में कि जो टोपी सीकर अपना खर्चा चलाते थे। टोपी बनाते थे, सीते थे और उसे बड़े बड़े लोगों को बेचते थे, उसी से अपना खर्चा चलाते थे।
दास प्रथा के बारे में जानते हैं आप लोग? दास प्रथा का भी प्रारंभ इन्हीं लोगों ने किया। खिजर खां। तो ये सैयद वंश बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं रहा, बस बलबन तक प्रसिद्ध था। बलबन के बारे में आप लोग बचपन के नाम बता ही दिए हैं, थोड़ा सा खुद भी पढ़ेंगे। उसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो लोदी वंश अंत में आता है 1526 में। लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी ना, दिल्ली में बैठने वाले को ही सुल्तान कहा गया है। ठीक, लोदी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बाद कौन आया था? सिकंदर लोदी ना। इब्राहिम लोदी के बाद सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम ना आया। सिकंदर के बाद ना, तब में इब्राहिम लोदी ने लड़ा था पानीपत का युद्ध ना। तो सिकंदर लोदी के बारे में आप लोग जानते हैं? वो एक कविता लिखता था गुलरुखी नाम से। किस नाम से? गुलरुखी नाम से वो कविता लिखता था, उसका ये प्रसिद्ध ना। और अंतिम सुल्तान भारत का इब्राहिम लोदी था, और एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र मर्द सुल्तान, इन सारे हिजड़ों के बीच में एक मर्द था। वो युद्ध के मैदान में गया, वो जान रहा था मैं हार जाऊंगा, अपने प्राणों की बाजी लगाया, लेकिन समझौता नहीं किया। बाकी सब के सब समझौता कर रहे हैं, डरपोक है, क्योंकि इस्लाम का उदय ही हुआ है डर से। एक तलवार के बल पे सलवार पहने हुए हैं। एकमात्र वही है इब्राहिम लोदी, उसने शस्त्र का त्याग नहीं किया, युद्ध किया। और 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर को बुलाया गया था। किसके द्वारा? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी का चाचा, ये दोनों मिलकर उसे बुलाए थे। कौन? और इसमें एक मैदानी राय भी थे। इन तीनों ने मिलकर उसे बुलाया था कि भारत में चलो, अटैक करो और तुम माल लूट के चले आना, सोना चांदी हीरे जवाहरात। लेकिन जब बाबर आया भारत में और इनको हराया, लोदी वंश का पतन किया, तो वो अच्छी बताओ 100-200-400 टन सोना चांदी ले जाने से बेहतर उसको लगा करे तो सोना चांदी का खान है। इन तीनों लोगों को हुला दिया। आपने क्या बन बैठा? शासक, बादशाह। भारत का पहला बादशाह कौन बना? बाबर। बाबर बादशाह बनने के बाद गाजी की उपाधि धारण किया। किसका उपाधि ना? बाबर का एक और नाम है कलंदर। उदार होने के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर के आगे की कहानी अगले एपिसोड में। थैंक यू।